आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान का दिमाग अगर उसके कंट्रोल में न रहे तो वो उसे कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में तेज था और जिसने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना लाखों बच्चे देखते हैं। ये कहानी है नागेंद्र रेड्डी की। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में एक बहुत ही साधारण लेकिन पढ़े लिखे परिवार में नागेंद्र का जन्म हुआ था। उसके माता पिता शिक्षित थे और अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। नागेंद्र बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता था, टीचर्स का फेवरेट था और घर में सबका लाडला था। हर कोई यही कहता था कि ये लड़का बड़ा होकर कुछ बहुत बड़ा करेगा। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बात थी जो धीरे धीरे एक गंभीर समस्या बनती जा रही थी। नागेंद्र अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ये लगाव सामान्य नहीं था। वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव था। अगर कोई लड़का उसकी बहन से बात कर ले या उसकी तरफ देख भी ले तो नागेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता था और ये गुस्सा इतना ज़्यादा होता था कि वो खुद इस पर कंट्रोल खो देता था। घर वालों ने इस बात को नोटिस किया। उन्होंने उसे डॉक्टरों और साइकियाट्रिस्ट के पास भी दिखाया, लेकिन उस समय उन्हें यही कहा गया कि उम्र के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद उन्होंने भी इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी लेनी चाहिए थी। समय बीतता गया, नागेंद्र बड़ा हुआ और उसने अपनी मेहनत से आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसे आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल गया, जो किसी भी छात्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वहाँ उसने पूरी मेहनत के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और साल 2001 में डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद उसे हैदराबाद में एक अच्छी नौकरी मिल गई। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन नागेंद्र यहीं रुकने वाला नहीं था। वो और आगे बढ़ना चाहता था। उसने विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे लंदन की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। नागेंद्र लंदन चला गया। उसके परिवार के लिए ये गर्व की बात थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक चिंता भी थी जो उसके पुराने व्यवहार से जुड़ी हुई थी। लंदन में नागेंद्र की मुलाकात राधा कृष्ण नाम के एक युवक से हुई जो उसी के राज्य का रहने वाला था। दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई। दोनों साथ रहने लगे और साथ ही नौकरी करने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने मिलकर एक बिजनेस भी शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। बिजनेस को लेकर झगड़े होने लगे और उनकी दोस्ती में दरार आ गई। इसी बीच नागेंद्र के घर वालों को लगा कि अब वो ठीक है और उसकी देखभाल के लिए उन्होंने राधा कृष्ण को धन्यवाद करना चाहा। उन्होंने नागेंद्र की बहन से राधा कृष्ण को एक मैसेज भेजने के लिए कहा। उस मैसेज में लिखा था, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सामान्य सा धन्यवाद का मैसेज था, लेकिन नागेंद्र के लिए ये बहुत बड़ी बात बन गई। जब उसने वो मैसेज पढ़ा तो उसके दिमाग में एक शक पैदा हुआ। उसे लगा कि राधा कृष्ण उसकी बहन के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसे ये डर सताने लगा कि कहीं वो उसकी बहन को उससे दूर न कर दे। ये शक धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ गया और राधा कृष्ण को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। 29 अक्टूबर 2004 को लंदन के हाउसलो इलाके में पुलिस को एक जली हुई लाश मिली। उस लाश का सिर गायब था और उसके हाथ की उंगलियां भी काट दी गई थी ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस के लिए ये एक बेहद जटिल मामला था। जांच के बाद पता चला कि वो लाश राधा कृष्ण की थी और जांच के दौरान शक नागेंद्र रेड्डी पर गया, लेकिन तब तक नागेंद्र लंदन छोड़कर वापस भारत आ चुका था। भारत आकर नागेंद्र बेंगलुरु में छिपकर रहने लगा। उसने अपने परिवार से भी संपर्क कम कर दिया ताकि उसे कोई ट्रेस न कर सके। साल 2005 में बेंगलोर के एक लॉज में फिर से पुलिस को एक लाश मिली। इस लाश का भी सिर गायब था और हाथ कटे हुए थे। ये तरीका बिल्कुल पहले वाले मर्डर जैसा ही था। जांच में पता चला कि मरने वाले का नाम राजेश आर्थम था, जो एक इंजीनियर था। पुलिस ने जांच तेज की और इस बार नागेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे शक था कि राजेश का उसकी बहन के साथ संबंध है और इसी शक की वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। ये उसका दूसरा मर्डर था और अब वो पूरी तरह
अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जेल जाने के बाद भी नागेंद्र नहीं बदला, बल्कि वहाँ उसकी मुलाकात बड़े बड़े अपराधियों से हुई और उसने उससे बहुत कुछ सीखा। उसने समझ लिया कि अपराध को कैसे एक बिजनेस बनाया जा सकता है। साल 2006 में उसने बीमारी का बहाना बनाया और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद नागेंद्र कई शहर बदले, तिरुपति, विजयवाड़ा, कभी विशाखापट्टनम। उसने अपनी पहचान छुपाकर एक सामान्य जिंदगी जीने की भी कोशिश की। उसने एक महिला से शादी भी कर ली थी, लेकिन उसका असली काम कुछ और ही था। उसने सुपारी किलिंग शुरू कर दी, यानी पैसे लेकर लोगों की हत्या करना। उसने कई लोगों की हत्या की, जिनमें एक बिजनेसमैन और एक कपल भी शामिल थे। साल 2009 में फिर से उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार भी उसने जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क बना लिया था और अमीर कैदियों से पैसे वसूलने लगा। इसी दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। अब पुलिस उसके पीछे पूरी तरह लग चुकी थी। वह उड़ीसा, असम और कभी नेपाल भागता रहा। अब पुलिस उसके पीछे पूरी तरह लग चुकी थी। कभी वो उड़ीसा, असम और कभी नेपाल भागता रहा, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में लगी रही। आखिरकार 1 फरवरी 2011 को पुलिस को सूचना मिली कि नागेंद्र रेड्डी बेंगलोर में मौजूद है। पुलिस ने तुरंत एक प्लान बनाया और उसे घेर लिया। जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक गोली नागेंद्र के गर्दन में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद जब पुलिस ने उसके परिवार को सूचना दी तो उन्होंने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसकी बहन, जिसके लिए उसने ये सब किया था, उसने भी उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। जब नागेंद्र की मौत हुई तब उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और उन पर 13 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से कई मर्डर केस शामिल थे। लेकिन वो किसी भी केस में दोषी साबित नहीं हुआ था, क्योंकि सभी केस अभी कोर्ट में चल रहे थे। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर किसी इंसान के अंदर मानसिक समस्या हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय पर सही इलाज और समझदारी शायद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नागेंद्र के पास सब कुछ था, दिमाग, शिक्षा, करियर, लेकिन उसने अपनी सोच पर कंट्रोल खो दिया और वही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। अब सवाल ये है कि अगर समय रहते उसकी मानसिक स्थिति को गंभीरता से लिया जाता तो क्या अंजाम कुछ और हो सकता था? सोचिए और बताइए। ऐसे ही सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सच भारत को। धन्यवाद।